हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज के बीएड क्लास में हम ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग स्कूल गाइडेंस प्रोग्रामिस्ट, जिस पर हमारा टॉपिक है निर्देशन यानी गाइडेंस का परिचय, अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत। आज हम इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का क्लास है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस या निर्देशन या मार्गदर्शन क्या है। इसका परिचय, मनुष्य के भीतर जो है एक ऐसी क्षमता विद्वान है जिससे वह दूसरों से परामर्श एवं निर्देशन ले सकता है तथा दूसरों को परामर्श या निर्देशन जो है वो प्रदान कर सकता है। यानी मानव के अंदर इतनी क्षमता होती है। व्यक्ति अपने सामान्य तथा संकट के क्षणों में एक दूसरे की मदद करने के लिए निर्देशन देता है और निर्देशन की ये जो प्रवृत्ति है वो हर सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में जो है वो चलती रहती है। यानी हर समय, पहले भी और आज भी हर समय निर्देशन की ये जो प्रक्रिया है ये हमेशा से चली आ रही है। इसका वर्तमान जो है 20वीं शताब्दी की ही देन है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के निर्देशन जो है वो कर्मियों के माध्यम से व्यक्ति को उनकी समस्या का समाधान के लिए राय एवं सलाह प्रदान की जाती है। और निर्देशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है अपने आप को समझने, अपनी योग्यताओं और सीमाओं को समझने, साथ ही उस स्तर का कार्य करने में भी वो सक्षम बनाता है। यानी निर्देशन जो है एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को समझ पाता है। यानी निर्देशन के माध्यम से वो अपने आप को समझ पाता है, अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, सीमाओं, इन सभी को समझ पाता है और समझने के बाद उसी स्तर का कार्य करने के लिए वो सक्षम भी होता है। अतः निर्देशन जो है बच्चों, किशोरों, प्रौढ़ों एवं वृद्ध सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम निर्देशन का अर्थ जानेंगे। मीनिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का अर्थ है मार्गदर्शन या पथ प्रदर्शन। यानी गाइडेंस हम किसे कहते हैं, जो हमें कोई गाइड करता है, हमें कोई मार्गदर्शन देता है या हमारा पथ प्रदर्शन करता है, इसे ही हम गाइडेंस कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने जो है समायोजन की समस्या होती है। समस्याओं का समाधान जो है वो अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार ही करता है और कभी कभी जो क्षमता की कमी के कारण वो क्या करता है, समायोजन नहीं कर पाता। यानी अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में रहते हैं और हर बार कोई ना कोई समस्याओं के कारण जो है वो समाज के लोगों से समायोजन नहीं कर पाते, उनके साथ मिल नहीं पाते हैं। लेकिन अधिकतर व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढ लेता है। फिर भी कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आ जाता है कि वो समायोजन नहीं कर पाता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है उसे एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो कि उसका मार्ग प्रशस्त करे, उसे रास्ता दिखाए। शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन की आवश्यकता जो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाती है। अब है कि मनोवैज्ञानिकों में जो मार्गदर्शन का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। जैसे मनोवैज्ञानिकों में मार्गदर्शन उस निजी सहायता को कहा जाता है जो एक मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति को देता है। यानी मनोवैज्ञानिक की दुनिया में क्या होता है कि मार्गदर्शन का अर्थ होता है कि किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देना या कोई निर्देश देना। और इस प्रकार निर्देशन जो है व्यक्ति की समस्याओं को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा हम व्यक्ति की समस्याओं को समझ पाते हैं, उसका मार्गदर्शन कर पाते हैं। जिसका केंद्र व्यक्ति है वह व्यक्ति की उचित एवं क्रमबद्ध रीति से सहायता करता है ताकि व्यक्ति जो है स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब हम निर्देशन की परिभाषा पर बात करेंगे। डेफिनेशन। डेविड वी विटमैन के अनुसार निर्देशन का लक्ष्य है वो लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनने में, न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। मतलब निर्देशन का जो लक्ष्य होता है वो उद्देश्यपूर्ण बनने में होता है, न केवल सिर्फ उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में सहायता देता है। स्ट्रप्स तथा वाल्क्विट्स ने सभी परिभाषाओं का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि निर्देशन जो है व्यक्ति की
अपने लिए तथा समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तक विकास में सहायता प्रदान करने वाला एक निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। तो हमने जाना कि गाइडेंस क्या है, ठीक है, निर्देशन क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं उसके प्रिंसिपल्स पर। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन का सिद्धांत। इसके कई सारे सिद्धांत हैं, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। निर्देशन का सबसे पहला सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत है। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, निर्देशक चाहे कोई भी हो किंतु उसे निर्देशन कार्य आरंभ करने से पूर्व निर्देशन प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी कोई भी निर्देशक को निर्देशन का प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले उसे निर्देशन की पूरी प्रक्रिया को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में यदि निर्देशक कोई गलत निर्देश दे देता है तो इसका परिणाम जो है वो कभी ना कभी बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत भयानक हो जाता है। इसलिए निर्देशक को निर्देशन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, ठीक है। निर्देशन प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व निर्देशक को यह जान लेना चाहिए कि यह प्रक्रिया जो है सार्वभौमिक है ना, अर्थात क्या है कि यह प्रक्रिया जो है ये सभी के लिए है। तो निर्देशन की प्रक्रिया सदैव सर्वत्र चलती रहती है। यह जो है एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धर्म, जाति, आयु, लिंग एवं स्वभाव आदि का विभेद किए बिना, इन सभी का विभेद किए बिना उन्हें प्राप्त कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल कुसमायोजित या अपसमायोजित व्यक्ति ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के व्यक्ति जो है प्राप्त कर सकता है। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत। किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए एक बार निर्देशन दे देने भर से क्या होता है, निर्देशन का कार्य जो है वो समाप्त नहीं हो जाता। यानी किसी व्यक्ति को अगर एक बार उसके समस्या का समाधान के लिए अगर निर्देशन दे दिया जाए तो एक बार के निर्देशन दे देने से ही जो है काम खत्म नहीं हो जाता है। उपबोध्य यानी जो निर्देशन प्राप्त करने वाला होता है उसकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की बार बार आवश्यकता अनुभव होती है। अतः ही यहाँ हम ये कह सकते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया जो वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि एक बार के निर्देशन दे देने से काम खत्म नहीं हो जाता है। जो निर्देशन प्राप्त करता है उसे बार बार हर समय जो है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती रहती है। चौथा है सामाजिकता का सिद्धांत। निर्देशन कार्य जो है महत्वपूर्ण और कठिन कार्य होता है। यह कार्य करते समय निर्देशक को एक ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन का प्रभाव जो है केवल प्राप्तकर्ता पर ही नहीं पड़ता। मतलब एक निर्देशनकर्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो निर्देश वह दे रहा है उसका असर केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता, अपितु इस प्रक्रिया के परिणामों को जो पूरा समाज भोगता है। यानी ये जो वो निर्देश देता है वो केवल उस व्यक्ति पर ही उसका असर नहीं दिखता है, बल्कि उसका असर जो है पूरे समाज पर दिखता है, पूरे समाज को भोगना पड़ता है। चूँकि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, सही बात है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। वह समाज में जो कुछ करेगा वो पूरे समाज को उसका परिणाम भोगना होगा। अतः उस पर समाज की तथा समाज पर उसकी गतिविधियों का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः निर्देशक को केवल उन्हीं कार्यों के लिए निर्देश देना चाहिए जो व्यक्ति की क्षमताओं में विकास करने के साथ साथ समाज के उत्थान में भी वो सहायक हो। केवल उनका निर्देशक का जो निर्देशन है वह केवल व्यक्ति की क्षमताओं पर ही विकास नहीं करे बल्कि उसके साथ साथ समाज के उत्थान में भी सहायक हो, ऐसा निर्देशक को निर्देश देना चाहिए। पांचवा है नैतिकता का सिद्धांत। निर्देशन कार्य करते समय सामाजिकता के साथ निर्देशक को जो है नैतिकता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। यानी एक निर्देशककर्ता को निर्देशन का जब कार्य करते समय सामाजिकता के साथ साथ उसकी नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में जो है अनेक तरह के ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सामाजिक होते हुए भी हम नैतिक नहीं कह सकते हैं। अतः एक निर्देशक को निर्देशन की प्रक्रिया में नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। छठा है विश्लेषण का सिद्धांत।
निर्देशन कार्य करने से पूर्व एक निर्देशक को परिस्थितियों और समस्या का जो है संपूर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए, यानी संपूर्ण जानकारी जो है उसे ले लेनी चाहिए। अनेक बार जो है ऐसी परिस्थितियाँ कई बार जो है अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे निर्देशक को उपबोध्य यानी जो निर्देशन प्राप्त करता है उनके द्वारा उन परिस्थितियों और व्यवहारों का वास्तविक ज्ञान नहीं कराया जाता, जिसके लिए उसे एक निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियों और व्यवहारों के विश्लेषण द्वारा ही निर्देशक जो है वो वास्तविक परिस्थितियों का सही आकलन कर सकता है। यानी एक निर्देशककर्ता को पूरी परिस्थितियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और इस ज्ञान के लिए उसे क्या करना होगा कि सभी परिस्थितियों और व्यवहारों का विश्लेषण अध्ययन करना होगा। इससे क्या होगा कि वो सभी परिस्थितियों का सही सही आकलन कर पाएंगे, ताकि सही आकलन करने पर ही वे सही सही निर्देश दे पाएंगे। 7वां है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। एक निर्देशक को जो है निर्देशन कार्य से पहले पूर्व परिस्थितियों और गतिविधियों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। अब ये विश्लेषण करने के लिए निर्देशक को जो है आंकड़ों और एकत्रीकरण करने से लेकर के मूल्यांकन साक्षात्कार तक वैज्ञानिक प्रक्रिया को ही अपनाना चाहिए। यानी एक निर्देशककर्ता को जो है संपूर्ण गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए बहुत सारे आंकड़े का एकत्रित करना होता है, और इन आंकड़ों को एकत्रित करने से लेकर उनका मूल्यांकन करना और उनका साक्षात्कार करना, ये सभी करना पड़ता है। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, नहीं तो अन्यथा विश्लेषण के परिणामों में जो है भारी अंतर आ सकता है। यानी कि अगर कहीं भी कोई भूल चूक हो जाए, कोई भी आंकड़े गलत हो जाए, तो इससे क्या होगा कि निर्देशन भी गलत मिलेगा, और गलत निर्देशन से जो है व्यक्ति और समाज पर भी बुरा असर पड़ सकता है। 8वां है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। निर्देशन कार्य करते समय एक निर्देशक को यह प्रयास करना चाहिए कि उसका जो उपबोध्य यानी जो निर्देशन प्राप्त करता है निर्देशक पर कम से कम निर्भर हो। यानी कि एक निर्देशक को हमेशा यह प्रयास करते रहना चाहिए कि वह खुद पर ज़्यादा डिपेंड रहे, ना कि एक निर्देशक पर। इसके लिए निर्देशक को जो है अपने उपबोध्य में ज्ञान एवं विवेक दोनों का विकास करना होगा, साथ ही साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाना होगा। यानी जो व्यक्ति निर्देशन प्राप्त करने के लिए आया है उसके अंदर इतना आत्मविश्वास, इतना विवेक और ज्ञान का विकास करना होगा कि वह स्वयं जो है अपनी समस्याओं को समझे और उसका समाधान करने के लिए आत्मविश्वास अपने अंदर ला सके। 9वां है स्वतंत्रता का सिद्धांत। निर्देशक जो है कभी कभी उपबोध्य पर यानी जो निर्देशक प्राप्त करता है उस पर अपना निर्णय जो है थोपने लगता है, किंतु एक अच्छे निर्देशक का कार्य अपने उपबोध्य को केवल सर्वश्रेष्ठ निर्देश देना नहीं है। यानी एक निर्देशककर्ता को जो है अपने निर्णय दूसरे पर थोपना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को जो है स्वतंत्र छोड़ देना, ताकि वह स्वतंत्रता रूप से अपने समस्याओं को समझे और उसका हल खुद निकाल के अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अतः निर्देशन प्राप्त करने से पश्चात उसको पूरी तरह मानने, आंशिक रूप से मानने या ना मानने की स्वतंत्रता उपबोध्य के पास होनी चाहिए, कि वो उस निर्णय को माने या ना माने, वो उस निर्देशक प्राप्तकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। 10वां है लचीलेपन का सिद्धांत। निर्देशन कार्य में निर्देशक को सदैव जो है लचीला रूप अपनाना चाहिए, यानी कि कठोर नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। चूँकि निर्देशन जो एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज की परिस्थितियाँ जो वो निरंतर बदलती रहती है, और उन्हीं बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही एक निर्देशकर्ता को जो है अपना रूप लचीला रखना चाहिए। अतः निर्देशक को किसी भी प्रकार से एक ही निष्कर्ष पर ना रुककर सदैव लचीलेपन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि गाइडेंस क्या है, उसके परिचय, अर्थ, परिभाषा और उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए धन्यवाद।